हेलो एवरीवन। बेसिक वर्ब के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम नीतू सिंह मैम की इंग्लिश बुक की वर्ब बेसिक चैप्टर की एरर्स देखेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, जिसमें मैंने एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट बनाया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस कंटेंट से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए इसमें पहला सेंटेंस क्या है ये, ही वॉज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। आप इसको खुद से देख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या है, ठीक है, कहाँ पर इसमें एरर है। चलिए देख लेते हैं। ही वॉज सो इनक्विजिटिव दैट, देखिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम सेंटेंस में है नहीं, ठीक है। ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास, देखिए एक वर्ड होता है राइज, एक होता है रेज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, उठना, और इसका होता है उठाना। जैसे हम बोलते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व की साइड में निकलता है, तो सन राइजेज इन द ईस्ट। तो जब सन यहाँ से राइज कर रहा है तो ठीक है, वो खुद से ही तो कर रहा है, उसको कोई और ज़रूरत तो नहीं, कोई और तो नहीं उठा रहा उसको, वो खुद ही तो उठेगा। तो वहाँ पर तो क्या आता है, वहाँ पर फॉर्म आती है राइज, और रेज होता है जैसे इसमें दिया हुआ है कि ही रेज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास, उसने क्वेश्चन उठाए, उसने सवाल उठाए, तो वो सवालों को उठा रहा है और सूर्य जो है वो खुद उठ रहा है, ठीक है। तो उठने और उठाने का कॉन्सेप्ट ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ आप देखिए ये रोज़ जो है ये क्या है, राइज, रोज़ और राइजन, ठीक है। ये तीनों फॉर्म हो गई राइज की, यानी खुद उठने की, ठीक है। जब खुद उठने की है तो सवाल तो वो लड़का जो है, जो भी है वो उठा रहा है ना, तो वो खुद तो ये क्या होगा, राइज की फॉर्म तो यहाँ आएगी नहीं, यहाँ किसकी आएगी, रेज, रेज्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी क्या होती है इसकी, रेज्ड। तो यहाँ फिर रोज़ की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म वाला, ये सेकंड फॉर्म वाला रेज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है, ये रोज़ की जगह रेज्ड आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप एन एफ्लुएंट फैमिली। देखिए ये दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है ये बॉर्न और एक होता है ये वाला बॉर्न, जिसमें लास्ट में ई भी ऐड होता है एन में, ठीक है। इस बॉर्न का जो मीनिंग होता है वो होता है जन्म लेना, जन्म लेना, और इस वाले बॉर्न का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, किसी को सहन करना या बर्दाश्त करना, ठीक है, सहन करना। अब आप इसमें खुद देखिए, ही वाज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। उसने जन्म तो एक गरीब परिवार में लिया था, गरीब माँ बाप के यहाँ लिया था, बट उसकी जो परवरिश हुई है वो एक धनी परिवार में हुई है, एक एफ्लुएंट फैमिली हुई है। तो बात तो जन्म लेने का सेंस आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो ई वाला है ये नहीं लगाएंगे हम सिर्फ क्या लगाएंगे, बॉर्न, ये ई वाला यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसमें ये एरर है हमारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स। अब देखिए फिर से दो वर्ड होते हैं, एक होता है फाइंड, एक होता है फाउंड। एक क्या होता है, फाइंड, फाउंड, फाउंड, ठीक है। और ये वाला क्या होता है, फाउंड, फाउंडेड एंड फाउंडेड, ठीक है। ये वाला जो फाइंड है इसका मतलब क्या होता है, ढूंढना किसी को, है ना, सर्च करना, और सेकंड फॉर्म क्या बनी, फाउंड, और ये हो गई फाउंडेड, ठीक है। और ये वाला फाउंड क्या होता है, ये होता है किसी की आधारशिला रखना, ठीक है, कुछ बनाना, जो स्कूल कॉलेज हम बनाते हैं जैसे, ठीक है, ये होता है उसकी आधारशिला रखना। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि यहाँ यूनिवर्सिटी को ढूंढने की बात चल रही है या उसकी आधारशिला रखने की बात चल रही है। अब अगर उसकी आधारशिला रखने की बात चल रही है तो इसमें
फाइंड की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ना करके क्या आएगी, फाउंड की थर्ड फॉर्म आएगी, जो क्या होती है, फाउंडेड, यानी कि उसकी आधारशिला रखी गई थी 1950 में। तो यहाँ क्या होगा, फाउंड की जगह क्या हो जाएगा, फाउंडेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एरर देखते हैं। I complained against him as in spite of my repeated warnings he failed to mend his ways। देखिए इसमें मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि इन स्पाइट ऑफ ये जो वर्ड आता है इसकी जगह हम डेस्पाइट भी लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं हम, डेस्पाइट। अब हम इस सेंटेंस को देख लेते हैं। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, देखिए ये जो वर्ड है कंप्लेंट, ये क्या है, ये अपने आप में नाउन है। ये क्या है, ये है नाउन। इसका मतलब होता है जो हम रिपोर्ट लिखाते हैं, कंप्लेंट, है ना। हमको क्या चाहिए, हमको तो यहाँ पर वर्ब चाहिए ना, तो वर्ब क्या होती है, कंप्लेन। कंप्लेन और ईडी लगा करके इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बन जाती है कंप्लेंड, और थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, वो भी कंप्लेंट बनेगी। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा फिर, आई कंप्लेंड, ईडी, COMPLAINED। ठीक है, आई कंप्लेंड अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल टू मेंड हिज वेज। मेरी बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी, आई कंप्लेंड अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स, मेरी बार बार वार्निंग के बाद भी जब वह नहीं सुधरा तो मैंने उसके खिलाफ फिर कंप्लेंट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट है, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन ए पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। ठीक है, आप इसको देखिए, इसमें क्या एरर हो सकती है। देखिए आपको अगर बेसिक रूल भी पता हो तो मोडाल के बाद मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट, एक होता है अफेक्ट, एक होता है इफ़ेक्ट। ठीक है, ये अफेक्ट जो है ये वर्ब है और ये ही उसका नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मस्ट नॉट हैव, वर्ब तो हमारे पास है। ठीक है, और अगर हम इसको भी यहाँ ना देखें हम, तो परमानेंट हमारे पास एडजेक्टिव मिल चुका है, और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, हमेशा नाउन आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ़ेक्ट। ठीक है, अफेक्ट को काट कर हम इफ़ेक्ट कर देंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ये, आई कीप माई कूल एंड नेवर, आई कीप, ये सॉरी गाइज, ये मी होगा शायद, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया होगा ये। आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन वैन प्रोवोक्ड। देखिए इसमें एरर कहाँ पर है, देखिए जो एक तो यहाँ पर लिया गया है कीप और एक लिया गया है एंड से, जब हम दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो ये दोनों वर्ब है ना, एक वर्ब हमें यहाँ पर मिल गई और एक वर्ब हमें यहाँ पर मिल गई। बट ये जो लिखा हुआ है, एक तो होता है ये लूज़ और एक होता है ये वाला लूज़, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट और थर्ड होती है लॉस्ट। ठीक है, बट ये वर्ड क्या है, ये अपने आप में एडजेक्टिव है और यहाँ पर हमें वर्ब की ज़रूरत है। ठीक है, आई कीप मी कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर, यहाँ पर डबल ओ वाला नहीं, सिंगल ओ वाला ये लूज आएगा। ठीक है, नेवर लूज माई टेम्पर इवन वैन प्रोवोक्ड, जब मुझे उकसाया जाता है तब भी मैं कूल ही रहता हूँ, अपना आपा नहीं खोता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एन्जॉइंग द कूल ब्रीज। आप इसमें देखिए क्या एरर आपको लग रही है इसमें। ठीक है, ही लाइड ऑन द ग्रास, देखिए इसमें जो लाइड लिखा हुआ है, एक वर्ड होता है लाई। क्या होता है ये, लाई, एक लाई लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इसका होता है लाई, ले, और एक होता है लेन। इसका होता है लाई, लाइड एंड लाइड। ठीक है,
ये वाला जो लाई है ये लेटने के सेंस में यूज़ होता है, लाई, ले, लेन, ठीक है। और ये वाला लाई जो है ये झूठ बोलने वाला वर्ड है, झूठ बोलने वाली जो वर्ब होती है ना। और ये लेटने वाली, ही लाइड ऑन द ग्रास। अब आप खुद देखिए वो लेटने की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर लाइड ये वाला झूठ बोलने वाला थोड़ी ना आएगा, फिर क्या आएगा, ले आएगा यहाँ पर। तो यही हमारी एरर है, ही ले ऑन द ग्रास। फिर क्या होगा ये, ही ले ऑन द ग्रास, ठीक है, वह घास पर लेट गया, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लू देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफ़िकल्टी, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आप देखिए एक बार, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए एक वर्ड होता है फ्लो, एक होता है फ्लाई, ठीक है। फ्लो का क्या बनता है, फ्लोड, एंड थर्ड भी यही बनता है, फ्लोड। फ्लाई का क्या होता है, फ्ल्यू, और थर्ड क्या होता है, फ्लोन, ठीक है। अब ये जो फ्लाई है ये तो देखिए आकाश में उड़ने की बात चल रही है, जो पक्षी उड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लाई, है ना। पक्षी हो या कुछ भी हो जो आकाश में उड़ते हैं उसके लिए क्या वर्ब आती है, फ्लाई। और पानी के बहने के लिए यूज़ जो होती है वो वर्ब क्या होती है, फ्लो, ठीक है। अब वहीं ये फ्लो से ही वर्ड बनाया गया है ओवरफ्लू। अब इन्होंने क्या करा, फ्लो ओवरफ्लू, इन्होंने ये वाला जो फ्लाई की सेकंड फॉर्म है इसको उठा लिया। बट हमें क्या करना है, हमें तो पानी के बहने वाला लगाना है ना, फ्लो वाला। तो ये क्या होगा, फ्लोड आ जाएगा। तो जैसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ओवरफ्लो हो गया किसी चीज़ का, है ना, पानी ओवरफ्लो हो गया वहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरफ्लू की जगह ओवरफ्लोड, ठीक है, ओवरफ्लोड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, ही ले हिज लगेज aside and lay down to rest for a while, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आप देखिए एक बार, देखिए फिर से मैं वही बोलता हूँ कि एक होता है लाई, एक होता है ले। लाई, ले, लेन, ठीक है। ले, लेड और लेड, ठीक है। लाई के किस सेंस में यूज़ होता है, जैसे राइज और रेज वाला सेंस था, सेम ये है लाई और ले वाला। जैसे राइज मीन्स खुद उठना था और रेज होता किसी को उठाना। लाई में होता है खुद लेटना, और ले होता है कोई चीज़ जो हमारे पास है उसको ज़मीन पर रखना या नीचे रखना, ठीक है, ले। तो अब आप सोच लीजिए कि लगेज को तो हम रखते हैं, लगेज खुद थोड़ी ना लेटता है कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जब सेकंड फॉर्म हमें रखनी ही है। अब आप एक चीज़ और देखिए, इसमें क्या है, दो जगह ले यूज़ हुआ है, एक ये और एक ये। अब इन दोनों में से एक तो ठीक है ना। तो ले जब रखने के सेंस में यूज़ हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, फिर ले वाला ये रखने के सेंस में लेड लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेड। और सेकंड वाला क्या है, ही लेड हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन। अब देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लाई जो है लेटने के सेंस में था, तो लाई की सेकंड फॉर्म क्या हुई, ले। एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर ए व्हाइल, वह नीचे लेट गया कुछ समय के लिए, रेस्ट करने के लिए, ठीक है। पहले उसने अपना लगेज रखा फिर खुद लेट गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये, वैन कैलेमिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली। इसमें देखिए आपको क्या लगता है, देखिए कैलेमिटी, वैन कैलेमिटी फेल द विलेज। देखिए एक वर्ड जो ये फेल होता है इसका मतलब होता है फेल, फेल्ड, फेल्ड का गिराना। जैसे पेड़ को काट कर गिराते हैं ना, तो ये हो जाएगा ही फेल्ड द ट्री डाउन, ठीक है, या फेल डाउन द ट्री, ठीक है। किसी को गिराना नीचे की तरफ, वहाँ तो आता है फेल्ड। बट ये कैलेमिटी तो ये गिरा थोड़ी ना रही है विलेज को नीचे थोड़ी ना गिरा रही है ये यहाँ पर क्या आएगा, इसके लिए वर्ब यूज़ होती है बी फैल। किसी भी घटना का घटित होना, उसके लिए क्या यूज़ होता है, बी फैल। तो हम यहाँ पर अब क्या यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म तो हमें रखनी है क्योंकि पास्ट की बात चल रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी फैल्ड, व्हेन द कैलेमिटी बी फैल्ड
द विलेज, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर आता है द एसेसिन वाज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हंग। देखिए एक वर्ड होता है हैंग, ठीक है, और एक यहाँ लिख लेता हूँ मैं हैंग। इसका क्या होता है हंग, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है हंग। इसकी होती है हैंग्ड, और V3 भी क्या होता है हैंग्ड। देखिए इसका जो हैंग का जहाँ पर हंग बन रहा है, इस हंग का तो मतलब है जैसे हम कोई भी चीज़ टांग देते हैं, कपड़े वगैरह लटका देते हैं, रस्सी पर कपड़े डालते हैं ना, तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है हंग, है ना। और जब किसी को फांसी देनी हो तो स्पेसिफिकली यही वर्ड यूज़ होता है हैंग्ड, ठीक है। ये वाला ये सेकंड फॉर्म जो है HANGED हैंग्ड जो वर्ड आता है, ये किसी को फांसी पर लटकाने के लिए होता है। जैसे बोलते हैं द प्रिजनर वाज हैंग्ड टिल डेथ, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर तो मर्डर, उसने तो एसेसिन क्या है जो हत्यारा था, उसको सज़ा हुई, एंड ऑर्डर टू बी हैंग्ड, क्योंकि उसको तो मौत की सज़ा हुई है, तो वह क्या होगा, उसको तो मौत की सज़ा के लिए यही वर्ड आता है हैंग्ड, ना कि हंग आएगा, ठीक है। तो यही इसमें एरर है, वो केवल सिंपली किसी चीज़ को लटकाने या टांगने के लिए यूज़ होता है, ना कि फांसी देने के लिए। उसके बाद आता है देखिए इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। अब देखिए इसमें एरर दो एरर इसमें लिखी हुई है। पहली बात तो ये है कि इसमें रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, ये तो गलत ही है। बट इसमें जो हम चैप्टर जो है एक सेकेंड, इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। हाँ, तो ये क्या होगा, रिटर्न के साथ बैक सुपरफ्लुअस माना जाता है, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही वापस लौटना होता है, ठीक है। तो बैक तो इसमें आएगा नहीं, तो ये क्या होगा, यहाँ पर हमारी एरर बन जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एरर देखते हैं अब। When the company offered him a purse on his retirement, he refused to agree it। देखिए मैं इसमें आपको खुद से ही बता देता हूँ, एग्री का मीनिंग होता है सहमत होना, ठीक है, और एक होता है एक्सेप्ट, उसका मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर, जब कंपनी ने उसको उसके रिटायरमेंट पर एक पर्स ऑफ़र किया, तो उसने उसको एक्सेप्ट करने से मना किया या फिर एग्री करने से मना किया, फिर तो एक्सेप्ट आना चाहिए ना। तो यहाँ पर हमारी एरर क्या बनेगी, एग्री की जगह हम एक्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं द टिमिड क्रिएचर वाज ड्राइवन इनटू ए नैरो लेन व्हेन इट वाज स्ल्यूड बाय द किडनैपर। कोई टिमिड क्रिएचर था, ठीक है, उसको एक नैरो लेन में ले जाया गया, जहाँ उसे फिर किडनैपर ने उसका मर्डर कर दिया, उसको मार दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वर्ब यूज़ हुई है, इन्होंने स्ल्यूड यूज़ कर रखा है। ये कोई वर्ब वो नहीं होती, एक वर्ड होता है स्ले, जिसका मतलब होता है किसी का वध करना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनती है, स्ल्यू एंड स्लेन। अब इन्होंने इस स्ल्यू, ये तो अपने आप में एक सेकंड फॉर्म हो गई, इन्होंने इसको भी और ईडी लगा दिया इसमें, जो कि गलत है। ये क्या होगा, सिंपल सा ईडी इसमें से हट जाएगा, ये स्ल्यू आएगा फिर, ठीक है। यही इसमें एरर थी। चलिए नेक्स्ट वाला ये देखते हैं फिर। बीइंग इम्प्लिकेटेड इन ए मर्डर केस ही वाज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस। अब इसमें आप देखिए, बीइंग इम्प्लिकेटेड इन ए मर्डर केस ही वाज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड। अब इसमें देखिए जब सस्पेक्टेड वर्ड आ गया है, तो सस्पेक्टेड का मतलब तो डाउट में होना होता है ना, डाउट में होना किसी चीज़ का, तभी तो वो सस्पेक्ट है। और कंक्लूसिवली का तो मतलब ही ये हो गया कि कंक्लूजन निकल गया पूरा कि कौन है क्या है, फिर सस्पेक्ट का डाउट का तो मतलब ही नहीं बनता। तो कंक्लूजन और सस्पेक्शन दोनों एक साथ ना करके खाली सस्पेक्टेड ही हम रखेंगे, हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा, कंक्लूसिवली वर्ड इसमें नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर।
देखिए इसमें एक क्लोज तो बन चुका है, माई ब्रदर थिंक्स, ठीक है। फिर यहाँ हमने नेक्स्ट क्लोज क्या बना हमारा, समबडी मस्ट हैव डेयर्ड, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मस्ट हैव जो है ये तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, ये डेयर है, ठीक है। डेयर जब भी मेन वर्ब होगी तो इसके आगे वाली जो वर्ब होगी जिसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं वो टू के साथ आएगी, टू स्टील। यदि डेयर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो फिर ये जो वर्ब होगी ये विदाउट टू आएगी, और डेयर अगर मेन वर्ब है तो फिर ये टू के साथ आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या एरर बनी हमारी, ये हो जाएगा हिम टू स्टील द स्कूटर। चलिए इसके बाद फिर देखते हैं, व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। देखिए व्हेन आई वॉज यंग, ठीक है, आई कैन रन फास्टर देन मोहन, आई कैन रन फास्टर देन मोहन ये भी अपने आप में ठीक है, बट बात क्या है, जब पास्ट की चल रही है, वॉज हमें मिल चुका है, तो फिर यहाँ कैन की जगह हम कुड यूज़ करेंगे ना। जब मैं यंग था तो मैं मोहन से तेज दौड़ सकता था, ठीक है। उसके बाद आता है हरीश नीड्स नॉट कम हियर एज इट इज़ गेटिंग डार्क। अब यहाँ पर देखिए डेयर और नीड का एक जैसा कॉन्सेप्ट निकल कर ये आ रहा है, ठीक है, कि हम आगे वाली नॉन फाइनाइट वर्ब में टू लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये हमको देखना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस क्या होगा, ये मेरे हिसाब से हरीश नीड्स नॉट। देखिए जब यहाँ पर नीड हेल्पिंग वर्ब का काम कर ही रहा है तो इसमें डू डज लगाने की फिर ज़रूरत क्या है, ये डज तो लगाएंगे नहीं ना हम, तो ये एस क्यों लगाएंगे, ये तो खाली फिर ऐसे हो जाएगा ना, हरीश नीड नॉट कम हियर एज इट इज़ गेटिंग डार्क। क्योंकि हमने यहाँ पर भी टू नहीं लगाया, टू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि नीड जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, सेम जैसे डेयर काम कर रहा था उधर। अगर हमें इसे यहाँ भी टू लगाना है और यहाँ भी डज फॉर्म लगानी है तो फिर ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, हरीश नीड, हरीश के साथ क्या आएगा फिर, हरीश डज नॉट नीड, डज नॉट नीड टू कम हियर, ये हो जाएगा हरीश डज नॉट नीड टू कम हियर। अगर हमें यहाँ पे टू भी दिखाना है और यहाँ डज भी निकालना है तो ये ऐसे बनेगा फिर, और हमें सीधे सीधे नीड को ही हेल्पिंग वर्ब में लेना है तो फिर यहाँ पर डज नहीं आएगा, खाली यही रहेगा जैसे ये लिखा हुआ है, हरीश नीड नॉट कम हियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फिर डेयर वाला आ चुका है, ये ही डेयर नॉट गो देयर, ठीक है। ये सेंटेंस क्या होगा इसमें, ही डेयर नॉट गो देयर का ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है, ठीक है। और अगर हमें इसको फिर वही दिखाना है कि यहाँ टू भी लगा करके दिखाना है और यहाँ डज भी लगाना है, और हमें पता कैसे चल रहा है कि ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि नॉट से पहले आया हुआ है, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब ना होता मेन वर्ब होता तो फिर ही के साथ तो डेयर्स करना पड़ता ना, ही डेयर्स टू गो देयर। बट अगर हमें निगेटिव में भी दिखाना तो ये क्या हो जाएगा, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, डेयर टू गो देयर, ये हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई यूज़ टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड। देखिए इसमें क्या है, आई वाज 10 ईयर ओल्ड, बात पास्ट की चल रही है, ठीक है। तो जब पास्ट की बात चल रही है तो हमें यहाँ पर भी तो यूज्ड टू ही करना पड़ेगा, आई यूज्ड टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड, ठीक है। उसके बाद ए सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। देखिए यहाँ पर वर्ब जो है वो प्रेजेंट में आई है, ठीक है। कुड फाइट, यहाँ फाइट ये भी ठीक है। अब इन्होंने मोडाल का यूज़ किया है कुड का। देखिए सोल्जर की ड्यूटी बनती है अपनी कंट्री के लिए लड़ने की और अपनी कंट्री के सम्मान को बचाने की, ठीक है। और ये ड्यूटी ऐसी है यदि वो नहीं करेगा तो उस ड्यूटी के लिए उसको सज़ा दी जाएगी, बिल्कुल ठीक है। कोई ड्यूटी हमें दी गई है और हम उस काम को नहीं करते तो हम सज़ा के हकदार हो जाते हैं ना। तो ऐसी ड्यूटी के साथ हम मस्ट का ही यूज़ करते हैं। फिर जहाँ सज़ा मिलने जैसा कोई प्रावधान हो कि ये तो करना ही करना है वरना आपको इसके बदले सज़ा भी हो सकती है, तो वहाँ ऐसी सिचुएशन में हम मस्ट का यूज़ करते हैं कि तुम्हें
देश की सेवा तो करनी ही पड़ेगी, लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, वरना कोई सोल्जर अगर लड़ाई लड़ने से मना कर देता है तो उसको उसकी यूनिट, उसकी बटालियन जो है फिर तो सजा ही देगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर कुड की जगह हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आई वुड रादर डाई देन बैग। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन मिल रही है भीख मांगने की और मरने की, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। जब कंपैरिजन होता है तो आपको क्या पता था कि वहाँ पर देन यूज़ होता ही होता था कंपैरेटिव डिग्री में, THAN। ठीक है, तो आई वुड रादर डाई, मैं मरना पसंद करूँगा बजाय भीख मांगने के। तो कंपैरिजन भीख मांगने में और मरने में चल रही है, तो वहाँ पर तो देन ये वाला था ना कि ई वाला था। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आइए रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। देखिए लेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, इसके बाद जो वर्ब आती है, बाद वाले क्लॉज में जो वर्ब आती है उसमें क्या होता है, या तो हम शुड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब में, मोडाल जो लगाएंगे, या तो शुड लगाएंगे, और शुड भी अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम ओनली V1 ही रख के छोड़ देंगे। उसमें ध्यान रखना कि डज वाली फॉर्म, SE और ES वाली फॉर्म नहीं आती है, ओनली V1 आता है। तो ये क्या होगा, रन फास्ट लेस्ट यू, या तो हम शुड मिस द ट्रेन बोल सकते हैं, या लेस्ट यू मिस द ट्रेन, शुड भी हम यूज़ नहीं करेंगे सेकंड नंबर पे। ठीक है, इसमें ये एरर थी हमारी। उसके बाद चलते हैं, ही होप्ड दैट ही विल पास द एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, पहले से ही इसमें लिखा हुआ है ही होप्ड, तो इससे तो हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है पास्ट का है। ठीक है, और जब सेंटेंस पास्ट का है तो आपको पता है विल की जगह फिर वुड यूज़ होता है। तो ही होप्ड दैट ही वुड पास द एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट लेसन्स। इसमें क्या आएगा, देखिए आप, देखिए यहाँ तो नीड को मेन वर्ब बनाया गया है, क्योंकि डू वाली फॉर्म इन्होंने लगाई है। एस और एस का मतलब इसलिए नहीं बनता क्योंकि यू प्लूरल है, तो नीड टू वर्क। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब जो थी इन्होंने टू के साथ उसको जोड़ा है। ठीक है, यू नीड टू वर्क हार्ड, ये क्लोज पूरा हो गया कंजंक्शन के साथ, नेक्स्ट क्लोज स्टार्ट हो गया हमारा, यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम। अब देखिए नॉट से पहले इन्होंने नीड लिया है, तो अब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर क्या काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, और जब ये नीड हेल्पिंग वर्ब का काम करता है तो फिर हम टू यूज़ नहीं करते। यू नीड नॉट वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट लेसन्स, ये इसमें एरर हो जाएगी। यहाँ पर क्या एरर हो जाएगी कि हमें यहाँ से टू काटना है, क्योंकि नीड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो गाइज़ आज का लेक्चर हम ये 25 तक ही रखते हैं, फिर क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। इसके बाद 26 से लेकर के शायद 47 एरर्स हैं इस वाले चैप्टर की, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। ठीक है, जो कि मैं कल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं फिर कल वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। ठीक है।